हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जून की तपती दोपहर थी। मैं खाना खाकर आराम करने के लिए लेटा ही था कि पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। कोई औरत भैया, अमर भैया कहकर चिल्ला रही थी। मेरी नींद झटके से खुल गई। मैं सोच में पड़ गया कि इस वक्त कौन आ गया। मैंने फटाफट से उठकर कमरे की खिड़की खोल बाहर सड़क की ओर झांका तो मुझे दरवाजे पर तनु बदहवास हालत में खड़ी दिखाई दी। यहाँ इतनी दूर अकेली कैसे आ गई? उसके बाल खुले हुए थे, लाल साड़ी पहन रखी थी और गले में एक मंगलसूत्र था। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। मैं उसे ऐसी हालत में देख घबरा गया। मैं कुछ बोलता कि इससे पहले ही खिड़की खुलने की आवाज ने उसका ध्यान मेरी ओर खींचा। वो भागकर खिड़की पर आ गई और रोते हुए बोली, अमर भैया, मेरे प्यारे भैया, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। उसकी हालत देख मैं बोला, तू यहाँ अकेली कैसे? और रोशनी को क्या हुआ? रुक, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। कहते हुए मैं दरवाजे की ओर भागा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने सिर्फ सुनसान सड़क थी। मैं हैरान रह गया कि तनु कहाँ गई। मैंने 2-3 बार तेज स्वर में तनु तनु पुकारा, पर तनु कहीं ना थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने सच में उसको देखा था या फिर मैं खुली आंखों से सपने देख रहा था। मैं इस बारे में कुछ फैसला कर पाता इससे पहले ही कमरे में रखे फोन की घंटी ने मेरा ध्यान उस ओर खींचा। मैं दरवाजा बंद कर वापस कमरे में आया और फोन उठाया। फोन मेरे पापा का था। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। पापा ने कहा कि तनु के ससुराल से थोड़ी देर पहले फोन आया है कि उसने आत्महत्या कर ली। मैं हैरान सा रह गया। पापा ने मुझे जल्द से जल्द गांव आने को कहा क्योंकि वहां से सभी लोग इकट्ठा होकर तनु की ससुराल जाने वाले थे। उसके माँ, पापा और भाई नरेश पहले ही ससुराल के लिए निकल गए हैं। एक कहकर पापा ने फोन काट दिया। मैं अब धम से जमीन पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने में तलवार घुसा दी हो, मेरे शरीर पर किसी ने खौलता तेल डाल दिया हो। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी आंखों के सामने तनु का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आने लगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी बहन इतनी कायर नहीं हो सकती कि आत्महत्या करे। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वह तो बहुत समझदार थी। उसने अपनी 1.5 साल की बेटी रोशनी के बारे में भी नहीं सोचा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उठकर फटाफट से कपड़े बदल अपने गांव की ओर भागा। रास्ते में मैं तनु की यादों में डूब गया। मैं अपने पिता की इकलौती संतान था। बचपन में ही माँ गुजर गई थी। तनु मेरे चाचा चाची की बेटी थी। चाचा चाची और नरेश छोटी मानसिकता के लोग थे। उन्हें लड़कियां बोझ लगती थी। तनु को अपने माँ बाप और भाई से वह प्यार नहीं मिला था जिसकी वो हकदार थी। पापा और मुझे वो बहुत प्यारी थी। वो भी हम दोनों को अपने सगे माँ बाप से ज्यादा प्यार करती थी। जब भी कोई इच्छा होती या कोई परेशानी होती, वह दौड़कर मेरे पास आती। मैं उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता और वह मेरी हर जरूरत का। कहने को वह मुझसे 7 साल की छोटी थी, पर ख्याल बिल्कुल माँ जैसा रखती थी। चाचा ने जब उसे 10वीं के बाद पढ़ने की इजाजत नहीं दी तो मैं ही उसे अपने साथ शहर ले आया था और उसे ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। उसके बाद चाचा ने उसकी शादी यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर मेरठ के एक गांव में कर दी। शादी के बाद तनु कम ही गांव आती थी क्योंकि उसके ससुराल से यहाँ का रास्ता तकरीबन 7 घंटे का था और उसके पति की नौकरी में भी छुट्टी कम ही मिलती थी। मैं यहाँ शहर में रहता था तो कई बार तो ऐसा होता था कि जब तनु गांव आती थी तो मैं यहाँ होता था, इसलिए हम कम ही मिल पाते थे। शुरू में तो महीने में एक बार तनु मुझसे फोन पर बात कर लिया करती थी। फिर बाद में वो फोन भी कम हो गए। मुझे लगा कि शायद घर की जिम्मेदारियों की वजह से उसको अब समय नहीं मिलता। शादी के 2 साल बाद रोशनी पैदा हो गई। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब गांव के मेले में मैं वहां गया था। तनु भी अपनी बेटी को साथ लेकर आई थी। तब मैं उसे तकरीबन 6 महीने बाद मिला था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और थोड़ी परेशान थी। मैंने जब जाकर पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान लग रही हो, तब उसने मुझसे कहा था, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर यहाँ नहीं, मैं किसी दिन आपके पास शहर आऊंगी, तब दोनों भाई बहन बात करेंगे।
मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर मैं ये नहीं जानता था कि वह मुलाकात हम दोनों की आखिरी मुलाकात है। मैं भी अपने काम धंधे में इतना उलझ गया कि उसकी परेशानी समझ नहीं पाया कि मेरी बहन को मेरी जरूरत थी और मुझसे कहना चाहती थी। इतना तो मैं समझ गया था कि तनु ने आत्महत्या नहीं की, उसे मारा गया है। और फिर आज जो मेरे साथ हुआ वह कोई इत्तेफाक तो नहीं। इसी उधेड़बुन में मैं कब गांव पहुंच गया पता ही नहीं चला। वहां पापा मुझे आते हुए देख मेरी ओर लपके और बोले, बेटा अमर, मैं जानता हूं कि यह जरूर उसके ससुराल वालों की कुछ हरकत है। हमारी तनु ऐसा नहीं कर सकती। और हम फटाफट से गांव के रिश्तेदारों के साथ तनु के ससुराल पहुंचे तो उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। वहीं पास में उसका पति केशव मुंह लटकाए खड़ा था। उसे देख मुझे बहुत क्रोध आया, पर क्या करता, मेरे पास उस वक्त चुप रहने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कहीं भी चाचा चाची और नरेश दिखाई नहीं दिए। मैंने अब केशव से पूछा कि वो तीनों कहाँ हैं। उसने एक कमरे की ओर इशारा किया। मैं वहां पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। तनु की माँ, पापा और भाई तीनों कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उनके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि उनकी बेटी के मरने का उन्हें कोई गम है। मुझे वहां आता देख तीनों अब सकपका गए। नरेश ने फटाफट से टीवी बंद कर दी। मैंने गुस्से में नरेश पर चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है, बाहर तुम्हारी बहन की लाश पड़ी है और यहाँ तुम मजे कर रहे हो। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की है? नरेश बोला, भैया लोग यही कह रहे हैं कि दीदी ने आत्महत्या की है। अब मैंने गरजते हुए कहा, और तुमने बात मान भी ली? मेरा गुस्सा देख नरेश ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब चाचा बोले कि देखो बेटा, जो होना था सो हो गया। लड़की ने हमारी नाक कटा दी, अब क्या करें? मैं उसे बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। अब मैंने जब शव को देखने के लिए कपड़ा हटाने की कोशिश की तो उसके ससुराल वालों ने मुझे वहीं रोक दिया और बोले, बेटा कपड़ा मत खोलो, तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारी लाडली बहन थी ना। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, आप यह तो जानते हैं कि वो मेरी लाडली बहन थी, पर आप ये नहीं जानते कि मैं बिना इसका चेहरा देखे पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए मैंने उसके शरीर से कफन खोल दिया। ओह, ये क्या! तनु का बिल्कुल वही रूप मेरे सामने था जैसा मैंने उसे घर के दरवाजे पर देखा था। वही खुले बाल, वही लाल साड़ी। मैंने अब धीरे से केशव की ओर देखकर कहा, यह सब कैसे हुआ केशव? केशव ने नजरें झुकाए हुए ही कहा कि भैया मैं तो काम पर गया था। मुझे माँ का फोन आया था कि तनु पूजा करने के लिए बाहर गई थी, अब तक नहीं आई है। जब मैं वापस लौटा और आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वो रेलवे स्टेशन की ओर गई है। मैं वहां पहुंचा तो मुझे यह रेलवे लाइन पर पड़ी हुई मिली थी। शायद यह रेल से टकराने पर झटके से उछलकर दूर गिर पड़ी होगी, जिससे इसके सिर में पीछे भारी चोट लग गई और इसने वहीं दम तोड़ दिया। मैं नहीं जानता कि तनु ने ऐसा कदम क्यों उठाया। मैं यह मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने जांच पड़ताल करने की सोची। अभी अंतिम संस्कार में 1 घंटा बाकी था, इसलिए मैं पापा को बता वहां से बाहर निकल गया। अब मैं गांव में घूमने लगा और लोगों से पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या था, पर लोगों ने तो अपनी जुबान सिल रखी थी। आखिर में मैं घूमते घूमते रेलवे स्टेशन के पास गया। वहां मुझे एक व्यक्ति मिला जो केशव के घर के पास ही रहता था। जब मैंने उसे तनु के बारे में पूछा तो उसने जो मुझे बताया वो हैरान करने वाला था। उसने बताया, साहब तनु तो देवी थी, बहुत सीधी लड़की थी। आज एकादशी का व्रत रही थी। जो आपके घर का दामाद है ना केशव, उसका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। वो उस लड़की को अक्सर घर लेकर आया करता था। इसी बात पर तनु और केशव में रोज बहस होती थी। इन लोगों ने उसे मारा है क्योंकि दोपहर को वह लड़की रेखा, जिससे केशव का चक्कर चल रहा है, उस घर में आई थी। फिर उनके घर से लड़ने की काफी तेज तेज आवाज आई थी। थोड़ी देर बाद ही सब मामला शांत हो गया और उसके आधे घंटे बाद ही तनु की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। मैं समझ गया कि इन लोगों ने ही मिलकर उसे मारा है। बस आप उन लोगों से मेरा नाम ना लेना कि मैंने आपको यह सब बताया है। मैं अब गुस्से से तमतमाता हुआ तनु के घर आ गया और केशव को कॉलर से पकड़ते हुए उसे 2-4 थप्पड़ रसीद दिए। सभी लोग मुझे रोकने लगे कि आखिर बात क्या है। तब मैंने सभी लोगों को सच बताया। केशव कुछ कह पाता उससे पहले ही मेरे चाचा ने आगे बढ़कर उसका बचाव करते हुए कहा, देखो बेटा, जो होना था सो हो गया, तुम नाहक ही बात को बढ़ा रहे हो। मैं उसका बाप हूँ। जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो
तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं बेकार ही कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं फंसना चाहता। चाचा की यह बात सुन मैं, पापा और हमारे सभी रिश्तेदार व आपस के लोग हैरान रह गए। तब केशव के पापा वहां आए और बोले, अमर बेटा, पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। मैं उनकी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि चाचा चाची ने हमारे वहां पहुंचने से पहले ही एक कागज पर दस्तखत कर दिए थे। उस कागज पर लिखा है कि तनु अपनी मौत की स्वयं जिम्मेदार है, उसने आत्महत्या की है। हमें तनु के ससुराल वालों से कोई गिला शिकवा नहीं है और हम उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते। चाचा ने कहा, बेटा देखो, तुम्हारी लाडली बहन के गुजरने का तुम्हें बहुत दुख है, यह मैं समझता हूँ, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती, हमें भी समाज में जीना है। मैं बस एकटक उनकी ओर देखे जा रहा था। कैसे कोई माँ बाप इतना निर्दयी हो सकता है। पापा ने अब चाचा को जोर से फटकारा, तुझे होश भी है, तू क्या कह रहा है। चाचा बोले, बस भैया, आपने ही तनु को इतनी छूट दे रखी थी, मुझे पता है क्या हुआ था। केशव की दोस्त आई थी तो तनु ने उस पर गंदे गंदे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और उसको मारने के लिए दौड़ी। केशव ने बीच बचाव करते हुए तनु को थोड़ा सा धक्का दिया और तनु के सर का पिछला हिस्सा जाकर टेबल के कोने से टकरा गया, जिससे वह वहीं मर गई। तनु के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप दोनों बाप बेटे हैं। न आप दोनों उसे ज्यादा पढ़ाते और न ही उसका दिमाग खराब होता। ज्यादा पढ़ लिख कर उसका दिमाग 7वें आसमान पर चला गया था तो उसने अपनी करनी का फल पाया। मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूं कि आप मेरे घर के मामलों में ना पड़े। ये सुनकर गुस्से में पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले गए। मैं पूरे सफर बस यही सोच रहा, आखिर कैसे माँ बाप अपनी बेटी के हत्यारों का साथ दे सकते हैं। मैं आधी रात को ही वापस शहर आ गया। लंबे सफर के कारण मुझे कब नींद आ गई पता ही ना चला। तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे पैरों को छुआ है। मैंने जैसे ही आंख खोली तो सामने तनु को बैठे पाया। उसे अपने सामने देखकर एक पल को तो मैं घबराया, फिर अगले ही पल मुझे याद आया कि यह मेरी बहन है। मेरी बहन मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यूं रोता हुआ देखकर मैं भी रो दिया। वो मेरे सीने से चिपक गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। मैं भी अब फूट फूट कर रो रहा था। मैं उससे लगातार माफी मांग रहा था कि मेरी बहन मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। चाचा चाची ने मेरे हाथ बांध दिए। अगर उन्होंने वो पेपर साइन न किया होता तो मैं कसम से कहता हूँ कि उस पूरे घर को आग लगा देता, उस घर के सभी लोगों को जेल में भिजवा देता। पर क्या करूं बहन। तनु अब रोते हुए बोली, भैया मैं जानती हूँ, तभी तो मैंने कभी अपने माँ बाप से कोई उम्मीद नहीं की थी। ताऊ जी ही मेरे पापा हैं और आप ही मेरे भैया। भैया आखिरी बार मुझ पर एक एहसान कर दो। मैं उसकी ओर देखने लगा तो वो रोती हुई बोली, भैया वो लोग मेरी रोशनी को नहीं छोड़ेंगे, वो उसे भी मार देंगे। भैया मेरी रोशनी को बचा लो, उसे आप अपने साथ ले आओ। भैया जब तक रोशनी आपकी शरण में नहीं आ जाती मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी अगर इस दुनिया में मेरे अलावा किसी के पास सुरक्षित है तो वो आपके पास है। कुछ भी कीजिए भैया, पर मेरी बेटी को आप अपने पास लेकर आइए, वरना मैं चैन से यहाँ इस दुनिया से नहीं जा पाऊंगी। मैं कुछ कह पाता कि मेरी नींद से आंख खुल गई। ओह ये मेरा सपना था। अब मैंने अपने चेहरे को छू कर देखा तो वो आंसुओं से तर था। मैं अब पहली बार खुलकर अपनी जान से प्यारी बहन की मौत पर फूट कर रोया। अगले 3-4 दिन तक मुझे तनु का वही सपना बार बार दिखाई देता था। अब मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रोशनी को अपने साथ लेकर ही आऊंगा। अगले ही दिन मैंने मेरठ की बस पकड़ी और तनु के ससुराल पहुंच गया। वहां ससुराल में किसी के भी चेहरे पर उसकी मौत का कोई गम नहीं था। मैंने अपना क्रोध दबाया और केशव के पास जा हाथ जोड़कर विनती की कि वो उस 1.5 साल की मासूम रोशनी को मेरे हवाले कर दे। केशव ने पहले आनाकानी की, फिर मैंने उसे समझाया कि मेरी बहन की सिर्फ एक ही निशानी है बस इस दुनिया में, वो मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि फिर तुम्हें कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। और मैंने उसे रोशनी के बदले अपनी आज तक की जमा की हुई 20 लाख की राशि देने का भी वादा किया। केशव यह सुनकर खुश हो गया कि रोशनी नाम की आफत से उसकी जान छूटी। उसने रोशनी को मुझे सौंप दिया। मैंने कुछ दिन उसी गांव में रुककर कानूनी कार्रवाई से रोशनी को गोद ले लिया, किंतु पैसे मांगने की हिम्मत केशव से मुझसे नहीं हो पाई। इसलिए मैंने बिना उसे कुछ दिए रोशनी को लेकर वापस अपने शहर आ गया।
जब मैं अपने घर पहुंचा तो रोशनी मेरी गोद में बड़े आराम से सोई हुई थी। मैंने उसे अपने बेड पर लिटा दिया और उसके पास बैठकर उसको प्यार से निहारने लगा। अब मैं इत्मीनान से उसके पास सो गया। सपने में मुझे चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। जब मैंने पलट कर देखा तो सामने तनु खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह मुझसे बोली, भैया आप नहीं जानते, आपने एक माँ की चिंता दूर कर दी है। अब मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकती हूँ। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही तनु गायब हो गई। केशव को सजा ना दिलवा पाने का मुझे आज भी अफसोस था। एक दिन नरेश ने मुझे बताया कि रेखा, जिससे केशव का चक्कर चल रहा था, उसने केशव और उसके घर वालों को खाने में जहर देकर सारे पैसे और गहने लेकर भाग गई और केशव और उसके परिवार वालों का दर्दनाक अंत हुआ। एक खबर सुनकर आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। शायद तनु को भी आज एक खबर सुनकर पूर्ण मुक्ति मिली हो। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। तकरीबन 16 साल गुजर गए। तनु मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी। मैंने भी शादी कर ली, किंतु कोई बच्चे पैदा करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि अपनी रोशनी के अलावा मुझे कभी किसी बच्चे की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।